बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की। और इसके अंदर हम बात करेंगे जी कि भाई अब क्या अमेरिका जो है वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस भेजना चाह रहा है ईरान के अंदर, तो इसके लिए उसने क्या तैयारी की है या क्या जो है वो अपडेट्स हैं, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि जो न्यूज़ है वो दो तरह की सर्कुलेट कर रही हैं। एक ये कहा जा रहा है कि मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि 5 दिन का अल्टीमेटम है ईरान के पास कि भाई वो बातचीत के लिए तैयार हो जाए, लेकिन हमने देखा कि ना तो ईरान ने प्रपोजल्स एक्सेप्ट किए जो अमेरिका ने दिए, और ना ही जो अमेरिका के प्रपोजल से ईरान के लिए वो एक्सेप्ट हुए, तो दोनों ने ही जो है वो रिजेक्ट कर दिए। फिलहाल बातचीत नहीं लग रही। दूसरा, अब अमेरिका क्या कर रहा है जी, अमेरिका फिर से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो क्या कर रहा है, अपनी जो मिलिट्री है उसको मूव कर रहा है ईरान की तरफ, ताकि जो है वो उसको प्रेशर में ला के कोई ना कोई डील जो है वो हासिल की जा सके। लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा, तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि क्या एक्चुअली में जो है मिलिट्री यहाँ पे आ सकती है और उसके असरात जो है वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी तक अगर हम देखते हैं तो इस टाइम पे जो है वो 9000 प्लस जो है वो एयर टारगेट्स जो है वो किए गए हैं ईरान के अंदर IRGC हेडक्वार्टर के ऊपर, और बाकी जो साइट्स हैं जहां पे ड्रोन्स बनते हैं या बाकी जो साइट्स है वहां पे किए गए हैं। और 140 प्लस जो है वो नेवल वेसल्स को नुकसान पहुंचाया गया ईरान की। ठीक है, और ये कहा जा रहा है भाई कि 7000 प्लस जो है वो US ट्रूप्स जो है वो फिलहाल वो इस टाइम पे ईरान के अंदर जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से भेजे जाएं। ठीक है, कैसे भेजे जाएंगे, क्या वो कामयाब होंगे नहीं होंगे, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसको भी हम जो है डिस्कस करेंगे। और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो यही है कि भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज है, ठीक है, स्ट्रेट जो है वो ज्योग्राफी के अंदर जमीन का, समंदर का एक तंग रास्ता है जो कि दो खुश्क जगहों के बीच में से, या दो जो है वो इलाकों के बीच में से एक तंग समंदर जो गुजरता है उसको स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो इस साइड पे ये ईरान है, इस साइड पे जो है ये UAE है, तो इसके बीच में देखिए यहाँ पे जो एरिया है ये क्या है जी, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मज है। तो 20% जो ग्लोबल ऑयल की ट्रेड है वो यहाँ से इस स्ट्रीट से होती है, इस तंग पट्टी से होती है समंदर की। तो इसलिए अब अमेरिका को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है। और अब ये कहा जा रहा है कि जैसे फूड जो क्राइसिस है वो पैदा होने जा रहे हैं दुनिया के अंदर, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के, भाई वो सारे का सारा जो यूरिया वगैरह जो इस रास्ते से आता था या जिसके लिए गैस की जरूरत थी, तो वो बंद है। तो उसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो क्या होगा जी, वो एग्रीकल्चर के ऊपर होगा। तो इसलिए अमेरिका को इस टाइम प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो इस टाइम पे क्या अमेरिका जो है वो ग्राउंड फोर्सेस की तैयारी कर रहा है, किस तरह से डिप्लॉयमेंट की कोशिश कर रहा है। अब तीन तरह की मूवमेंट्स जो है वो इस टाइम पे देखी गई हैं जी। सबसे पहली तो क्या है जी, कि अमेरिका ट्राइपोली एम्फीबियस जो ग्रुप है उसका, यानी एक उसका बहरी बेड़ा है, ट्राइपोलियस एम्फीबियस इसका नाम है, जो जापान के अंदर इस टाइम पे, ठीक है, मौजूद है से सीबो के अंदर, तो वहां से उसने उसको मूव करवा दिया है। और ये कहा जा रहा है भाई कि ये बहुत जल्द जो है वो पहुंच जाएगा ईरान के समंदर के अंदर। ठीक है, दूसरी साइड पे बॉक्सर एम्फीबियस जो है ये आ रहा है जी, ये कहां से आ रहा है, ये अमेरिका से आ रहा है, ये भी एक बहरी बेड़ा है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे जो है वो 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो है वो अमेरिका का जो है आ रहा है। और ये क्या है जी, ये पैराशूट बेसिकली डिवीजन है जो कि अमेरिका से इसको भी ऑर्डर दे दिया गया कि भाई वहां पे पहुंचो। तो ये तीन जो है मल्टीपल टाइम्स, यानी ये दो जो है ये तो बेसिकली नेवल वेसल्स हैं नेवी के, और ये जो है वो आर्मी का है। ठीक है, और पर्पस क्या है कि भाई या तो जाके इन्होंने लड़ाई करनी है, सीधी सी बात है, या फिर ईरान को प्रेशराइज करना है डील के लिए। लेकिन शायद ये इसमें कामयाब ना हो सके प्रेशराइज करने में, तो ये फिर और जाके हालात खराब ही होने हैं। अब ये जो ट्राइपोली एम्फीबियस है, ये जो जहाज है, बहरी बेड़ा है, बेसिकली ये जो है वो 2200 इसके अंदर जो है वो सेलर्स मौजूद हैं, या 2200 आप ये कह लें कि इसके जो है वो फौजी मौजूद हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये इसके अंदर जो सलाहियत है वो क्या है, F-35B जो है ये इसको कैरी कर सकता है, यानी F-35B के जो जहाज हैं उनको जो है वो इसके ऊपर कैरी किया जा सकता है, और ये इसके ऊपर आएंगे। और ये इससे पहले यूज हो चुका है जी ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स 1998 में। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बॉक्सर एम्फीबियस की बात करें तो ये अमेरिका सैन डियागो से आ रहा है। ठीक है, और इसमें 4200 टोटल जो है वो लोग शामिल हैं, यानी टोटल फौजी इसके अंदर 4200 हैं। और ये भी F-35B जो है इसके अंदर जेट्स जो है वो होंगे, और ये उसके अंदर हेलीकॉप्टर वगैरह सपोर्टिव भी है। ठीक है, और इससे पहले ये कुवैत का जो एक ऑपरेशन हुआ 1990s का, और नजफ के अंदर 2004 में इस्तेमाल हो चुका है। उसके बाद जो 82nd जो इनकी जो
ये डिवीजन है, ठीक है, जो खास करके पैराशूट जो ट्रूप्स हैं इनके, तो 2000 ये ट्रूप्स हैं, ठीक है, और ये इमीडिएट रिस्पांस फोर्स इसको कहा जाता है बेसिकली, और यही वो फोर्स है जो अफगानिस्तान के अंदर भी जब ये आए थे तो यहाँ पे इन्होंने उतारी थी ये फोर्स। ये कमांडोज है एक तरह से, इनके जो जहाज से हेलीकॉप्टर वगैरह से जो है वो उतरते हैं जहां पे भी इन्हें उतारा जाता है, ठीक है। तो ये पैराशूट असल्ट जो है ये 18 घंटे के अंदर अंदर कहीं पे भी जो है डिप्लॉय की जा सकती है, अमेरिका का दावा ये है। और इराक के अंदर 2003 के अंदर जो है, और सुलेमानी जो कासिम सुलेमानी है उनकी डेथ में जो है 2020 में यहाँ पे इनको इस्तेमाल किया गया था इराक के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी जो है कैपेबिलिटीज हैं, और ये 3 तरह की सलाहियतें रखते हैं, ये यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। अब ये जो पहला जहाज है बेसिकली जिसके अंदर 2500 लोग कहा जा रहा है जी, 2200 या 2500 कहा जा रहा है कि भाई फौजी मौजूद हैं, और ये जो है ये इस टाइम पे जापान के साहिल के ऊपर मौजूद है, वहां से इसको मूव करवा दिया गया है। दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये जो है जी दूसरा बहरी बेड़ा है, ठीक है, और ये भी जो है वो अमेरिका से आ रहा है, लेकिन इसको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। F-35B इसके ऊपर भी जो है वो ये सपोर्टिव है। और उसके बाद जो है थर्ड पे अगर हम बात करें तो ये पैरामिलिट्री के ट्रूप्स जो हैं ये आएंगे, और ये कहीं पे भी इनको उतारा जा सकता है, ठीक है, और ये मूव होना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे, ठीक है, जाएंगे वाली बात नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी मूव हो चुके हैं, ठीक है, और जो है ये करीब में ही जो है पहुंचेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी, अब अगर इनकी तो 82nd जो एयरबॉर्न कैपेबिलिटीज का है, ठीक है, तो ये बेसिकली 18 घंटों के अंदर कहीं पे भी पहुंचेगा। तो अमेरिका जो है उसकी कोशिश ये है कि इसको कहीं पे भी, खास करके जो एक जजीरा ये हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, ईरान के अंदर, या खास करके जो हुर्मुज़ की जो स्ट्रीट है, ठीक है, उसके आसपास कहीं पे इसको जो है वो उतारा जाए, और वहां से जो है किसी तरह से इस रास्ते को खुलवाया जाए, ये जो रास्ता इस टाइम पे पूरे तौर पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो हैवी आर्मर्स है वो इसके पास नहीं है। जाहिर बात है ये पैराशूट से उतरेंगे, तो पैराशूट से एक बंदा क्या लेके उतरेगा, क्वेश्चन ये है। एक गन लेके उतर सकता है, ज्यादा ज्यादा 2-3 जो है वो छोटे मोटे बॉम्ब लेके उतरेगा जो उसके जिस्म के साथ बंधे हुए होंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो जो ये जो हैवी आर्मर्स है ये इनके पास नहीं होंगे, तो क्या ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये भी जो है कहा जा रहा है कामयाब शायद ना हो सके, ठीक है। इसके अलावा 1,60,000 जो ट्रूप्स हैं ये कहा जा रहा है जी वो भेजे गए थे इराक की इन्वेजन के अंदर, जो कि बेसिकली 1/4 था ईरान के साइज का, ठीक है, यानी कि इतना सा जो है वो इराक था, और ये बाकी सारे का सारा जो है वो ईरान है। तो ईरान तो बहुत बड़ा है, तो उस लिहाज से अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो यहाँ पे तो 6 लाख की फौज भी कम है ईरान के लिए। अगर आप अंदाजा करेंगे तो 6 लाख की भी फौज अगर ये जमीनी दाखिल करेंगे तो ये भी कम है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो 3600 ट्रूप्स आएंगे, या ये जो 7000 के करीब ट्रूप्स आएंगे, तो क्या ये कामयाब होंगे, नहीं होंगे, या किस तरह से जो है उनको कितनी मार पड़ेगी। तो अब यहाँ पे अगर हम टेक्टिकल सिनेरियोज देखते हैं कि कितनी जो है वो उनकी चांसेस हैं, क्या हो सकता है, तो फिजिबिलिटी क्या है, एस्केलेशन रिस्क क्या है, और ऑपरेशनल अलाइनमेंट इनकी क्या है। सबसे पहले इनका जो पर्पस है वो क्या है जी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को जो है वो सिक्योर करना, ठीक है। तो इसकी फिजिबिलिटी तो हाई है। फिजिबिलिटी हाई क्या है कि जाहिर बात है ये उसी के लिए ही आ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के लिए ही। एस्केलेशन का रिस्क जो है वो थोड़ा कम है, जरूर है लेकिन कम है, क्योंकि इस साइड पे ये रहेंगे समंदर के अंदर, तो फिर तब तक कम रहेगा, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर ये जो इरादा है इस टाइम पे, जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो यही है कि कराग आइलैंड जो है इसको ये हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ईरान का जो 90% ऑयल है वो इसी कराग के एरिया से जाता है, तो ये इसको हासिल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ की फिजिबिलिटी बहुत कम है, मीडियम है, यानी यहाँ पे कब्जा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान के बिल्कुल साथ है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल शेर के मुंह में जाने वाली बात हुई। और यहाँ पे जो एस्केलेशन रिस्क है वो बहुत ज्यादा हाई है, यानी अगर यहाँ पे ये फौजी अपने भेजता है या उतारता है तो यहाँ पे तो उनकी बिल्कुल खैर नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है भाई इनका ये पर्पस भी है कि ये सिक्योर करेंगे न्यूक्लियर मटेरियल को, जो इस्फहान के अंदर है, नताज के अंदर है, ठीक है। तो वहां पे सिक्योर करेंगे, तो उसके चांसेस भी बहुत लो हैं, क्योंकि वो ईरान के अंदर हैं और पहाड़ों के नीचे हैं। तो वहां पे जाके ऑपरेशन करना इस तरह का इतने थोड़े फौजियों के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है। वहां पे एक्सट्रीम लेवल का एस्केलेशन रिस्क है कि भाई वहां पे जो है वो अगर ये जाएंगे तो बहुत बड़ी तबाही होगी। तो अब ये अमेरिका क्या करना चाह रहा है, ये बहुत मुश्किल है। अब देखिए ये जो है ये ईरान है, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, और ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो डॉट छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, तो ये कराग आइलैंड है। अमेरिका इसको हासिल करना चाह रहा है दो रीजंस की वजह से। एक तो इसलिए कि भाई यहाँ पे अगर वो आता है तो जाहिर बात है यहाँ से उसके लिए टारगेट आसान हो जाएगा, और ये जो नेवल एरिया है इसको वो डैमेज करना चाह रहा है, क्योंकि जब तक इनकी नेवी या ये जो एरिया है समंदर के किनारे का इसको ये काउंटर नहीं करेंगे तब तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ये इसका कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि यूएई को साथ में एंगेज किया जाए, ठीक है, और यहाँ से जो है यूएई के थ्रू जो है यहाँ पे अटैक किए जाए और इस एरिया को जो है वो हासिल किया जा सके, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पॉसिबिलिटीज इसकी भी जो है वो बहुत ज्यादा
कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं? अगर हम ये कहें कि भाई पहला ये है कि सिक्योरिंग द स्ट्रीट, क्या ये इसको स्ट्रीट को सिक्योर कर लेंगे, ये जो तंग पट्टी है इसको सिक्योर कर लेंगे? तो इसके चांसेस जो है वो बहुत मिनिमम है फिलहाल तक, ठीक है। इसके थ्रू जो है, यानी ये जो अभी फोर्सेस ला रहा है इसके थ्रू इसको हासिल करना शायद जो है वो पॉसिबल ना हो, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिनेरियो 2 जो है वो है जी कराग आइलैंड, क्या ये इसको हासिल कर लेंगे? ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। 90% ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट्स यहाँ से जाती हैं, तो ऑलरेडी जो है उसने इसकी सिक्योरिटी सख्त या टाइट रखी हुई, और वो ऑलरेडी कह चुके हैं अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसका रिजल्ट आपको जो है भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 26 किलोमीटर जो है वो दूर है ईरान से, तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इसको ये हासिल कर पाएं, तो ये गोल भी शायद ये अचीव न कर पाएं। सिनेरियो 3 क्या है जी कि ये न्यूक्लियर साइट्स को सिक्योर करेंगे। तो देखिए नताज, फ्रोडो या इस्फहान की बात करें तो ये तीनों ही ईरान के काफी अंदर जाके हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिलहाल तक तीनों में से एक पॉसिबिलिटी भी जो है वो दिखाई नहीं दे रही। फिर ये किस तरह से जो है ट्रूप्स को मूव कर रहा है, शायद सिर्फ इसीलिए कि भाई ईरान को जो है वो प्रेशराइज किया जा सके, लेकिन लग नहीं रहा कि ईरान जो है वो यहाँ पे प्रेशराइज होगा, तो काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि यूएस जो है वो एक साइड से डिप्लोमेसी की बातचीत कर रहा है और दूसरी साइड से जो है वो 7,000 की जो फौज है वो यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है। तो 7,000 की फौज जो है वो यहाँ पे आके क्या प्रेशर क्रिएट करेगी, जबकि दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि भाई 6 लाख की फौज जो है वो ईरान के पास। ईरान तो खैर पूरा मुल्क की फौज जो है बन चुका है, आपको पता है, ठीक है। उनकी आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए जो है वो इस टाइम पे हालात काफी ज्यादा डिफरेंट हैं। और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले दिनों के अंदर यही लग रहा है कि भाई अमेरिका अपना मजीद नुकसान भी करवाएगा, और इस रीजन के अंदर वॉर जो है वो मजीद आगे जाएगी, कम नहीं होगी। क्योंकि एक साइड से अगर वो बात कर रहे हैं कि हमने बातचीत करनी है, तो दूसरी साइड से वो ये मूवमेंट क्यों कर रहे हैं भाई? वो जमीनी जो है वो क्यों अंदर दाखिल होना चाह रहे हैं? क्योंकि इराक तो है नहीं। तो इस टाइम पे डिप्लोमेटिक इकोसिस्टम क्या है कि पाकिस्तान फुल टाइम पे जो है पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं, कि जैसे जो है वो ये कोई जादू की चप्पी दे देगा। तो हकीकत यही है कि पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान मैसेजेस एक्सचेंज कर रहा है फिलहाल तक, ठीक है। जो यूनाइटेड स्टेट के मैसेजेस थे वो पाकिस्तान को मिले, पाकिस्तान ने आगे से ईरान को दे दिए। ईरान ने कहा भाई नहीं कबूल, ठीक है। फिर ईरान से कहा गया कि भाई आप दे दें, आप क्या चाहते हैं? ईरान ने पाकिस्तान को दिए कि भाई जाओ अमेरिका को ये दे दो, ठीक है। तो एलची के तौर पे पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे काम कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। तो अमेरिका ने भी आगे से कहा नहीं कबूल, समझ रहे हैं। तो फिलहाल तक पाकिस्तान मीडिएटर का काम तो कर रहा है, लेकिन जो प्रपोजल्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है दोनों साइड से। तो ये काफी ज्यादा मुश्किल है, क्या पाकिस्तान कैसे जो है अपना रोल प्ले करेगा, और क्या पाकिस्तान जो है उसके अंदर कामयाब हो पाएगा? क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर है। क्योंकि फैसला जाहिर बात है पाकिस्तान ने तो नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान तो वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो फैसला तो इन पावर्स ने करना है, और वो जो है वो फिलहाल उसके चांसेस कम ही लग रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि भाई ये जो अल्टीमेटम है जिसके 3 दिन बाकी हैं, अब क्या ये जो है वो आगे बढ़ेगा, और 3 दिन के बाद क्या होगा? क्योंकि फिलहाल ये जो जहाज आ रहे हैं, जो जापान से आ रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है जी ये अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो पहुंच जाएगा ईरान के पास, ठीक है। जो अमेरिका से आ रहा है दूसरा जहाज, ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद एंड ऑफ अप्रैल में जो है वो यहाँ पहुंचे, यानी इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता। तो ये वॉर फिलहाल आगे जाएगी। हाँ, जो ट्रूप्स हैं वो 18 घंटों के अंदर पहुंच सकते हैं, लेकिन उनको फिलहाल अभी भेजा नहीं गया कि भाई कहाँ पे उनको भेजना है, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे जो है वो क्या होता है इस वॉर के अंदर। फिलहाल तो हालात जो है वो खराब हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।